आज के शो में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अमेरिकी सदर की मुलाकात, पेचीदा इलाकाई हालात में फील्ड मार्शल की क़यादत की पजीराई, इंसदादे दहशतगर्दी, तिजारत, टेक्नोलॉजी और मादनियात में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक, मुलाकात में ईरान और इसराइल कशीदगी पर भी तफसीली तबादला ख्याल। ईरान का इसराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। जो डोनाल्ड ट्रंप और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात हुई, उसका समरी अगर आपके सामने 3 या 4 लाइनों की रख सकें तो वो एक इंडियन कांग्रेस के लीडर उनकी ट्वीट की सूरत में बड़ी खूबसूरती से उन्होंने, यानी भारत क्यों नाखुश है और भारत का क्या मुकाम रह गया पाकिस्तान के मुकाबले में आलमी सतह पर या आलमी कैनवस के ऊपर, वो उससे अंदाजा हो जाता है। वो कहते हैं 35 मिनट फोन कॉल स्टिल अनकन्फर्म, यानी इंडिया ने कहा है कि हमें 35 मिनट की कॉल आई अमेरिकी सदर की, तो उन्होंने कहा स्टिल अनकन्फर्म्ड, यानी अभी तक कंफर्म भी नहीं है व्हाइट हाउस की तरफ से कि कोई कॉल आई भी है या कोई कॉल नहीं आई। वर्सेज अ 2 आवर लंच, यानी जो 1 घंटे का लंच था फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ डोनाल्ड ट्रंप का, जो 2 घंटे तवील हो गया, एक्सटेंड हो गया अपने ऑफिशियल टाइम से। और इन पर्सन मीटिंग विद पाकिस्तान COS क्लियरली शोज वेयर मोदी जी हैज टेकन इंडिया ऑन द ग्लोबल स्टेज। और फिर आगे वो लिखते हैं कि व्हाट अ ग्लोबल एम्बैरेसमेंट फ्रॉम विश्वा गुरु टू अ साइड लाइन स्पेक्टेटर, यानी एक स्पेक्टेटर की हैसियत जो है भारत की आलमी सतह पर हो गई। यानी वो भारत जो कि एक तरह से स्ट्रेटेजिक अलाय और अभी भी शायद है, लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस क्या रह गई अब अमेरिका और दुनिया के ग्लोबल स्टेज में। यानी जो 5 दिन की जंग थी पाकिस्तान के साथ, उसकी बदतरीन शिकस्त के बाद भारत ने जो झूठ बोला आलमी सतह पे, और जिस तरह भारत की सबकी और जो भारत के जो अज़ाइम थे वो सामने दुनिया के आए, और जिस तरह से उसका झूठ, उसकी मीडिया, उसकी डिफेंस, उसकी सिफारती, उसकी सियासी जो इस वक्त नाकामियां दुनिया के सामने आई, उन तमाम का जो असर पड़ा वो कि ग्लोबल स्टेज के ऊपर भारत आज तनहा रह गया। जो पाकिस्तान को तनहा करना चाहते थे आज वो खुद तनहा खड़ा हुआ है, और उसके मुल्क के लोग इस वक्त सहाफ़ी, कांग्रेस के लीडर्स ये लिख रहे हैं कि कहां पर नरेंद्र मोदी भारत को लेकर आ गया। इस सूरत हाल में, यानी इस ट्वीट के बाद कि दुश्मन क्यों इतना ज्यादा इस वक्त गमज़दा है इस मुलाकात के बाद, और कुछ मुल्क दुश्मन, यानी मुल्क के अंदर जो दुश्मन है वो भी काफी इस वक्त गमज़दा हैं। ये वही तबका था जो बड़े शादियाने बजा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप आ गए तो अब तो हमारे दिन बदल जाएंगे, बस अब ये इधर हल्फ उठाएंगे, इधर हमारा जो लीडर है कैदी वो जेल से बाहर आ जाएगा। उनके भी आंसू नहीं रुक रहे थे कल इस मुलाकात के बाद। अहम तरीन सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट पाकिस्तान और अमेरिका की तारीख के लिहाज से तो थी, बल्कि खित्ते में अमन अमान और कायम और सलामती, और इस पूरी दुनिया में जो अमन सलामती के हवाले से पाकिस्तान का किरदार है उसके हवाले से भी बड़ी अहम तरीन थी। हम एक ग्लोबल स्टेज पर आ गए। कल की मुलाकात ने पूरी पावर डायनेमिक्स को तब्दील करके रख दिया। अगर बायलैटरली बात करें तो बहुत से इशू से बात हुई, यानी पाकिस्तान की जो काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स हैं और पीस और स्टेबिलिटी के लिए जो पाकिस्तान के एफर्ट्स हैं उनको सराहा गया। हमारे जो फील्ड मार्शल हैं उनकी क़यादत, जो सलाहियत हैं क़यादाना, और जो जिस तरह उन्होंने क़यादत करी पाकिस्तान की मौजूदा हालात में और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन के अंदर, उसको सराहा गया, उसकी पजीराई हुई। और इसके अलावा जो बायलैटरल लेवल पर अगर बात की जाए तो बहुत से अहम मामलात के ऊपर हमने अपनी पेशरफ्त, या हमारी तवक्को है कि पेशरफ्त होगी जिससे हमें माशी फ़ायदे मिलने की तवक्को भी है। मिसाल के तौर पे मादनियात के शोबे में, माशी शोबे में, तिजारत के शोबे में, क्रिप्टो करेंसी के शोबे में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के शोबे में, एनर्जी के शोबे के अंदर भी बात हमारी हुई कि हम मुश्तरका जो इश्तराक अपना जो है उसको बढ़ाएंगे और दो तरफा ताउन को मज़ीद तक़वियत देंगे। तो इस लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात थी। और साथ में इसमें यह भी जिक्र हुआ बाद में कि इन्विटेशन भी हमारी तरफ से हुई है, डोनाल्ड ट्रंप को गई है कि पाकिस्तान आएँ और पाकिस्तान का दौरा करें। तो बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इसके दूररस नताइज भी होंगे। पाकिस्तान को एजाज़ भी हासिल हुआ, हमने इतनी कुर्बानियाँ दी वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में, और हमारी काउंटर टेररिज्म, क्योंकि आप ये देखें कि हमारा दुश्मन हमें दहशतगर्द साबित करना चाहता था, लेकिन हमारी काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स को अप्रिशिएट आलमी स्टेज पे किया जा रहा है। दुश्मन चाहता था कि हम आइसोलेट हो जाएं, दुनिया से कट जाएं, किसी मल्टीलैटरल फोरम पर या बायलैटरल मुल्क के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे ना हो, लेकिन हम अमेरिकी सदर के साथ 2 घंटे, 1 घंटे नहीं बल्कि 2 घंटे की मुलाकात हमारे फील्ड मार्शल की हुई, और उसके बाद दुश्मन की सफ़ों के अंदर चीखें हैं, गुस्सा है, गम है,
रोना धोना है और अंदर जो मुल्क के दुश्मन है उनमें भी सूरत हाल यही नजर आती है। एक ब्रेक के बाद इस मुलाकात के और खास तौर पे ईरान इजराइल तनाजुर में भी इस मुलाकात के असरात क्या हो सकते हैं, क्या तवक्को हम कर सकते हैं, और खास तौर पे आज ईरान ने अब तक का सबसे बड़ा हमला इसराइल पे किया है। वो इसराइल जो कि मुसलसल अस्पतालों को, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करता रहे, चाहे वो गाजा हो, लेबनान हो या ईरान हो, आज उसको खुद वो मजा चखना पड़ा है। हम ये कह सकते हैं कि वैसे बुक्स में तो ये वॉर क्राइम, लेकिन ये बिल्कुल दुरुस्त ये हुआ है क्योंकि जो मजा जो उसने किया इस वक्त आम निहत्ते फलस्तीनियों के साथ, आज हल्का सा मजा उसने चखा है इस वक्त जो ईरान ने किया है। सबसे बड़ा हमला अब तक का ईरान की तरफ से इजराइल के ऊपर हुआ है। पूरी दुनिया चौकन्ना है। ट्रंप से सवालात पूछे गए कल भी, तो उन्होंने कहा कि वी मे हिट और वी मे नॉट हिट। लेकिन इस पूरी सूरत हाल पर, डेवलपमेंट स्टोरीज पर बात करेंगे, इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन पर जो रीजन की बन रही है। आफ्टर दिस ब्रेक बेनकाब में हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। आज बेनकाब में कुछ अहम तरीन सवालात, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अहम तरीन मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप से, ये मीटिंग, इसका दूररस इसके नताइज क्या हो सकते हैं, दिफाई लिहाज से, स्ट्रेटेजिक लिहाज से, माशी, तिजारती और सिफारती लिहाज से कितनी सिग्निफिकेंट ये डेवलपमेंट थी, और इसके असरात खास तौर पे हमारा जो दुश्मन सीखपा है, गुस्से में है, भारत में इस वक्त आवाज़ें उठ रही हैं। अभी आपको बताया किस तरह कांग्रेस के लीडर्स ट्वीट कर रहे हैं कि व्हाट अ शेम फॉर नरेंद्र मोदीज गवर्नमेंट, कि वो क्या डिसग्रेस हो गई है, उनकी कहाँ थे और कहाँ आ गए हैं। तो ये सवालात उठ रहे हैं। एक कंप्यूटर खालिद चिश्ती साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद है प्रोग्राम में। सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन द शो। जी साहब फरमाइएगा सर कि आप ये कितनी सिग्निफिकेंट मुलाकात थी सर, पहले ये बताइएगा, और इसके किस तरह आप दूररस नताइज देखते हैं। देखिए अभी तो बहुत जल्दी है कमेंट करना कि आउटकम क्या है, बिकॉज ऑफिशियली बहुत ज्यादा शेयर नहीं किया गया, डिटेल्स पता नहीं है। लेकिन डेफिनेटली मैं ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तान अपनी तारीख में एक बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट से हिंदुस्तान के साथ गुजरा है, और जाहिर है बहुत बड़ी एग्रेशन की गई हमारे खिलाफ, और हमने कामयाबी से डिटर की, और ना सिर्फ डिटर की बल्कि ऐसा सबक सिखाया कि जो इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्तों में पढ़ाया जाना चाहिए, और स्पेशली जो पाक फ़िज़ाइया की जो परफॉर्मेंस थी। हम एज ऑफ सॉवरेन मुल्क हैं, हम बिल्कुल नहीं चाहते एरिया में कन्फ्रंटेशन हो, ना अमेरिका को कहीं इन्वॉल्व कर रहे हैं, लेकिन ये जरूर चाहेंगे कि हम आज़ादी का दिफा करना चाहेंगे। एक फ्रंट पर हमारे हिंदुस्तान है जो अभी कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, दूसरी हमारी अफगानिस्तान के साथ आपने देखा कि हमारा बॉर्डर मिलता है, लेकिन वो कंफर्ट हमारा जोन अभी नहीं है जो होना चाहिए। तीसरे बॉर्डर पर ईरान जाहिर है बहुत बड़ी एस्केलेशन है, जहां पर इतनी बड़ी मैसिव एक जंग शुरू हो गई है। हम तीन फ्रंट पर वैसे भी अफोर्ड नहीं कर सकते इररिस्पेक्टिव, एंड आई एम श्योर आर्मी चीफ ने अमेरिकन प्रेसिडेंट भी रियलाइज कराया होगा कि ये सत्ता एक बहुत बड़े खतरे की तरफ जा रहा है, स्पेशली तो नेक्स्ट नेबर जो है वो एक्सटेंट न्यूक्लियर है, और इस पूरे खत्ते में आप देख लें चाइना है, तो हमें स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ से देखना चाहिए। वी शुड होप एंड प्रे कि ये कोई प्रोडक्टिव मीटिंग हो जिसका आउटकम पॉजिटिव हो। लेकिन इसमें जो आईएसपीआर की सब प्रेसिस आई, उसमें पहले तो ये लिखा है कि हमारी जो काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स हैं उसको सराहा गया नहीं, उसको ये कहा गया, खराज तहसीन पेश किया गया इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से। तो ये बताएं, क्योंकि दुश्मन तो हमारा ये चाह रहा था कि हम दहशतगर्द मुल्क डिक्लेयर हो जाएं, रियासत डिक्लेयर हो जाएं। उसने IMF में भी कोशिशें की, उसने पूरी तरह से कोशिश की कि हम कॉर्नर हो जाएं, लेकिन इधर तो हमारी काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स को सराहा जा रहा है आलमी ग्लोबल स्टेज के ऊपर से। जी मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक करता हूँ, और आप नोट करें कि हिंदुस्तान जब ये अप्रैल और मई वाले वाकयात नहीं हुए थे हिंदुस्तान के साथ, तो हिंदुस्तान की यही तो खामख्याली थी। आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट कहा। उनका ख्याल ये था कि हम दुनिया में ऑलमोस्ट पॉलिटिकली बड़ा पोलराइज हमारा माहौल है, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस हमारी बहुत काबिल नहीं है, हम क्राइसिस में हैं। तो हिंदुस्तान ने यही सोचा कि ये अच्छा मौका है पाकिस्तान को ऐसा नीचा दिखाया जाए इस तरह का, तो वो रेलिवेंट हो जाए और वो सबक सिखा सके दुनिया में, लोगों को दिखा सके कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है, पाकिस्तान रेलिवेंट नहीं है, और अमेरिका को ही रियलाइज कराया जाए कि अगर चाइना में अगर यहाँ कोई टक्कर का मुल्क है तो वो सिर्फ एक इंडिया ही है। वो बिल्कुल आपने सही कहा कि हमें तो वो इररेलेवेंट करने लगे थे कि हम तो रेलिवेंट ही नहीं है। अमेरिका ने रियलाइज किया है हमारी कुर्बानियों को, अभी नहीं 80,000 कुर्बानियों को उन्होंने रियलाइज किया है, हमारी जो इकोनॉमी इफेक्ट हुई है, हमारा ट्रेड और बिजनेस इफेक्ट हुआ है,
तो ये बहुत कामयाबी है पाकिस्तान की ओवरऑल डिप्लोमेटिक लेवल पर भी कि हमने उनको रियलाइज करवाया है कि हम तो खुद विक्टिम है, हम तो खुद हिंदुस्तान का निशाना बनते रहे हैं। और इतने साल हमारी हिस्ट्री है, जब हम सोवियत यूनियन के बाद से हम अफगानिस्तान से भी यही थ्रेट फील करते हैं, तालिबान से भी यही करते आ रहे हैं, और ईस्ट से तो हम करते ही आ रहे हैं। लेकिन सर ये अचीवमेंट है, ये ओवर द इयर्स हमने कोशिशें की हैं इस नैरेटिव की, लेकिन अब इसे तस्लीम किया गया आलमी सतह के ऊपर। आप नहीं समझते ये वक्त आया कि अब तस्लीम किया गया, इसको न सिर्फ तस्लीम किया गया बल्कि इसको सराहा भी गया और इसको हमें ये खिराज तहसीन भी पेश किया गया इस रोल के ऊपर? देखिए, एक चीज में रखिएगा, दुनिया जीते हुए शख्स की बात ज्यादा मानती है हारे हुए शख्स की निस्बत। इसके लिए बड़ी कौम ने कुर्बानियां दी हैं, मुसल्लह अफवाज ने कुर्बानियां दी हैं, मुसल्लह अफवाज ने बहुत बहादुरी का मुजाहरा किया है, पाक फिजाइया ने आउट परफॉर्म किया हिंदुस्तान की एयरफोर्स को। तो ये ऐसे लोग साथ नहीं देना शुरू कर दे, रातों रात की सुबह उठते हैं तो वो कहते हैं पाकिस्तान ठीक है, इंडिया गलत है। आपने मनवाना होता है दुनिया को, अपनी स्ट्रेंथ से भी, अपने रिजॉल्व से भी और अपनी काबिलियत से भी। हमारे अंदर काबिलियत अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी कौम में थी कि हम मनवा सके, ना सिर्फ दुनिया के सामने हमने रियलाइज कराया कि हम बहुत रिस्पॉन्सिबल स्टेट है, हम इररिस्पॉन्सिबल भी नहीं है, हम विक्टिम हैं, हम ऑप्रेसर नहीं है, हम निशाना बनते हैं हिंदुस्तान का। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि लगी है, लेकिन ये आउटकम उसी रिजल्ट का है जो हिंदुस्तान ने एग्रेशन हमारे खिलाफ की और उसका मुंह तोड़ जवाब मिला। तो दुनिया ने रियलाइज किया कि ये मुल्क ऐसा है जिसको आप ग्रांटेड नहीं ले सकते, आपको इसको सीरियस लेना भी पड़ेगा, इसकी कुर्बानियों को एक्नॉलेज भी करना मौजूदा पड़ेगा। हालात में सर आप क्या अलग समझते हैं, क्योंकि वहाँ पर मिडिल ईस्ट के हवाले से भी उनके जो व्हाइट हाउस के अहम रुकन हैं वो मौजूद थे, फिर दूसरा ये स्टेटमेंट भी जो के बात हुई इसराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर, तो क्या तवक्कात हमसे वाबस्ता अमेरिका की हो सकती हैं इस सिलसिले में, और हम क्या कर सकते हैं, और ख़ास तौर पे हमारी रेड लाइंस क्या हैं, हमारी पॉलिसी जो अब तक रही है, हम जिस तरह आप समझते हैं बैलेंस्ड है, और हाउ कैन वी टेक दिस फॉरवर्ड फ्रॉम नाउ? देखिए, ये तो डेफिनेटली ये मीटिंग बड़ी चैलेंजिंग होगी दोनों तरफ से, क्योंकि अमेरिका का पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल डिफरेंट है, पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल डिफरेंट है। पाकिस्तानी फील्ड मार्शल जब यहाँ होंगे तो हमारी हुकूमत का स्टैंस बिल्कुल ये है कि इजराइल ने एग्रेशन की है, उसकी सॉवरेनिटी को ब्रीच किया है, जबकि अमेरिका ऐसा नहीं समझता, वो ऑपोजिट समझता है। तो जाहिर है ये कॉमन ग्राउंड ढूंढना ही इस मीटिंग में सबसे बड़ा चैलेंज होगा। और उन्होंने क्या डिमांड किया, हमने कहाँ पे एग्री किया, या पाकिस्तान ने उनसे काउंटर टेररिज्म या बाकी फ्रंट पर या ट्रेड या बिजनेस या इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मनवाया होगा, वो तो जब डिटेल्स आएंगी तो हम बेहतर पोजीशन में होंगे। लेकिन ये बड़ी चैलेंजिंग मीटिंग होगी, आई एम श्योर, हमारे लिए भी, हुकूमत पाकिस्तान और ऑब्वियसली आर्मी चीफ के लिए भी, और उन अमेरिकन के लिए भी बड़ी चैलेंजिंग होगी कि वो ऐसे शख्स से बात कर रहे थे और ऐसे लीडर से बात कर रहे थे जिसकी हुकूमत अपोजिट जा रही है इसराइल के बयानिए के और अमेरिकन गवर्नमेंट के बयानिए के। तो तफसीलात आने के बाद हम बेहतर पोजीशन में होंगे जानने के उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है हमारे से, तो फिर हम बेहतर फैसला करेंगे कि हमारी इंटरेस्ट में क्या है और क्या नहीं। सही, लेकिन ये है कि जो आपने कहा ना चैलेंजिंग होगी, तो क्यों, इसको थोड़ा एलैबोरेट भी कीजिएगा कि किस नज़र में आप कह रहे हैं कि हमारे लिए भी चैलेंजिंग है, उनके लिए भी चैलेंजिंग है, क्यों चैलेंजिंग होगी ये मीटिंग जो इस हवाले से, खासतौर पे ईरान इजराइल तनाजुर में? जिस वक्त जब आपका पॉइंट ऑफ व्यू ही बिल्कुल ऑपोजिट हो, जब दो लोग मीटिंग करते हैं तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आप किसी को सही, एक जिसको आप सही कह रहे हैं उसको मैं गलत कह रहा हूँ, तो ये मीटिंग चैलेंजिंग होती है ना फिर। सही, और लेकिन इन सर्कमस्टेंसेस में ये मीटिंग 2 घंटे तवील भी चली, यानी 1 घंटे का स्केड्यूल टाइम था, 2 घंटे चली, तो आप समझते हैं ये भी एक बड़ी अहम बात है? डेफिनेटली, बिकॉज जाहिर है एक वे फॉरवर्ड ढूंढा जा रहा होगा। हमारे पॉसिबली आर्मी चीफ भी ट्राई कर रहे होंगे कि अमेरिका को भी कन्विंस किया जाए कि ये ईरान के खिलाफ एग्रेशन हुई है, इसमें कोई शक नहीं है कि एक विक्टिम मुल्क है, उसको नेगोशिएशन के दौरान उसको हिट किया जा रहा है, सिविलियन पॉपुलेशन की जा रहा है, पिछले 20-25 साल पर उस पर सैंक्शन लगाई गई है, उस मुल्क पर ट्रेड नहीं किया करने दिया जा रहा है, ऑयल एक्सपोर्ट नहीं उस तरह वो कर सकता। तो आई एम श्योर इधर से पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने भी ये कहा होगा कि ईरान की भी ग्राउंड रियलिटी डिफरेंट है जो अमेरिका परसीव करता है। अमेरिका तो मोस्टली वो परसीव कर रहा है जो इजराइल इसको चाहता है कि परसीव करे। तो जाहिर है हमारी भी जिम्मेदारी है पाकिस्तान हुकूमत की कि हम अमेरिका को रियलाइज कराएं कि ये रेजिलियंट कौम है, इसने बड़े साल जंग लड़ी है, इसने कन्फ्रंटेशन की बड़ा अपना वक्त गुजारा है, लेकिन सैंक्शन कभी सामने चैलेंजिंग। मैं उस टाइम से कह रहा हूं कि दोनों जब दो टेबल पर बैठे हैं और आपको पॉइंट ऑफ व्यू 180 डिग्री ऑपोजिट हो, बिल्कुल, तो डेफिनेटली दो अलग अलग ओपिनियन है। ये भी बताएं सर कि जो दूसरी अहम खबर है जिसकी वजह से भारत में बड़ा शोर है वो JF-35 का है स्टेल्थ, और वो क्यों इतना ये चीन से तैयारे मिलने के ऊपर कि अगस्त तक मिलेंगे हमें, ये खबर बड़ा चर्चा है वहां पर, बड़ा शोर है इस खबर के ऊपर। इसकी आप एविएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी अहमियत और सिग्निफिकेंस बताइएगा और पाक चीन ताल्लुकात के तनाजुर में भी समझाइएगा।
देखिए पिछले 43 सालों में अगर आप चेक करें पाकिस्तान की हिस्ट्री और खासतौर पे आपने क्योंकि एयरफोर्स की बात की है, तो पिछले 43 सालों में हमने एक जहाज जो F-16 इंडक्ट किया जो वेस्ट का था, उसकी लेटर वर्जन आती रही है, लेकिन वह F-16 ही अपग्रेडेड वर्जन थी पिछले 43 इयर्स में। हमने वेस्ट का या यूरोप का किसी और मुल्क का जहाज इंडक्ट नहीं किया। पाकिस्तान ने सिर्फ या JF-17 थंडर खुद बनाया है जॉइंट वेंचर करके, और या फिर J-10C खरीदा है चाइना से। इन 43 सालों में हिंदुस्तान ने फ्रांस से भी जहाज खरीदे हैं, राफेल भी हैं, मिराज 2000 भी खरीदे उन्होंने, जैगुआर उससे पहले खरीदे थे, रशिया से भी खरीदे Su-30 पिछले 45 सालों में, और अब वो तेजास भी बनाने जा रहे हैं और बहुत कुछ लेने जा रहे हैं। S-400 भी उन्होंने रशिया से लिया। वो तो दुनिया के टॉप ऑफ द लाइन जो एक्सपोर्टर थे डिफेंस के, उनका असला लेते रहे हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान एक पर रिलाय करता है और वो भी शॉकिंग सरप्राइज दे देता है J-10C जैसे जंग में दिया हिंदुस्तान को, तो जाहिर है हिंदुस्तान की तो बहुत बड़ी परेशानी है कि ये तो पिछले जहाज ही इनके संभाले नहीं जा रहे थे, व्हाट टू टॉक ऑफ के J-35 आ जाए। अब मैं J-35 की बात कर लेता हूँ। J-35 ये चाइना का दूसरा जहाज है जो मोस्ट मॉडर्न स्टेल्थ जहाज है। स्टेल्थ का मतलब है कि रेडार पर नजर नहीं आता है। इसमें पेंट के अंदर ऐसे फीचर्स रखे जाते हैं कि रेडार की जो शुआएं आती हैं, जो रेडिएशन आती है, उसको रिफ्लेक्ट वापस नहीं भेजता, जिससे जहाज की मौजूदगी का पता लगता है। ये उनको या अब्जॉर्ब कर लेता है या डिफ्लेक्ट कर देता है अवे। अब दो जहाज ये तो पूरी दुनिया में सिर्फ 3 मुल्क बनाने वाले हैं जो कामयाब हुए हैं आज तक। चाइना ने ये 2 जहाज बनाए हैं, रशिया ने Su-57 बनाया है, और अमेरिका के पास रैप्टर F-22 और F-35 है। ये सिर्फ दुनिया में यही जहाज है। तो इसलिए हिंदुस्तान को ये परेशानी लगी है कि जो एयरफोर्स पिछले जहाजों से मैं बैलेंस नहीं कर सका और अब 6-0 पे पॉइंट सारा कॉन्फ्लिक्ट और वॉर खत्म हुई, तो अगर ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी इस खित्ते में ऐड हो गई तो हिंदुस्तान कैसे मैनेज करेगा पाक से जाइए को इंशाल्लाह ताला। सही, तो ये दुश्मन के औसान खतरा है इस खबर के बाद से, और वो इस वक्त आप देखें तो उनके मीडिया के अंदर बड़ा शोर है कि ये J-35 भी इनके पास आ जाएंगे। अच्छा, दूसरी बात ये कि वो जो एक ताल्लुक था भारत का अमेरिका के साथ, एक दूरस एक तवील मुद्दती स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जिसको कहा जाता था, अलाय था, फिर इंडो पैसिफिक उन्होंने नाम रख दिया था इस ओशन का। वो कहते थे यहाँ का हवलदार हो जाएगा भारत। लेकिन अब तो वो सिर्फ पाकिस्तान की शिकायत के लिए एक उन्होंने कंप्लेंट बॉक्स बना लिया अमेरिका को कि पाकिस्तान की शिकायत करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी उनकी जो पूरी फॉरेन पॉलिसी वो इसी नुक्ते पर है जी कि अमेरिका पाकिस्तान की साइड हो गया, आपको छोड़ दिया, उनकी ऑपोजिशन भी इस पर तनकीद कर रही है। तो उन ताल्लुकात का हुआ क्या है इस पर? बिल्कुल आप समझते हैं एट 0 लेवल पर आ गए इंडिया और यूएस के ताल्लुकात? देखिए, 0 तो मैं इसलिए नहीं कह सकता कि इंडिया अभी भी बहुत बड़ी इकोनॉमी है जी, और $145 बिलियन का उनका एनुअल अमेरिका के साथ बिजनेस है। ये भी याद रखिए कि तकरीबन 88 बिलियन का एक्सपोर्ट इंडिया करता है अमेरिका को, और कोई 50 बिलियन के करीब अमेरिका करता है इंडिया को। दैट मीन्स कोई $35 बिलियन का भी जो ट्रेड है वो इंडिया के हक में है। तो इंडिया एक हद से ज्यादा बिगाड़ना भी नहीं चाहता। इंडिया यूरोप के साथ भी नहीं बिगाड़ना चाहता। अब ऑलमोस्ट यही रेशो जो 135 बिलियन की यूरोपियन यूनियन मुल्कों के साथ हिंदुस्तान का ट्रेड है, और वो भी इंडिया के हक में है। तो इंडिया बिल्कुल नहीं चाहता। इररेलेवेंट या 0 तो नहीं आ गया, क्योंकि अमेरिका का बहुत बड़ा अभी भी बिजनेस पार्टनरशिप, चाहे वो ऑफिशियली प्रेसिडेंट ट्रंप कुछ भी कहें, लेकिन बिजनेस तो हो रहा है, ट्रेड तो हो रहा है। exactly. हमारा पूरा इंडिया के 140 बिलियन के मुकाबले में 9 बिलियन या 10 बिलियन के करीब है अमेरिका के साथ। तो आप खुद रेशो निकाल लें। हम पॉलिटिकली रेलेवेंट जरूर हुए हैं, हम डिप्लोमेटिकली रेलेवेंट हुए हैं, लेकिन फाइनेंशियली आप समझते हैं इकोनॉमिकली दे आर मोर रेलेवेंट देन अस अभी भी इन कंपैरेटिवली अगर बात करें तो? जी एब्सोल्युटली। मैंने तो आपको 2 फिगर्स बता दिए हैं, 140 बिलियन के करीब अप्रोक्सीमेट वर्सेस 9-10-11 बिलियन की बात कर रहा हूं। तो मैं कह रहा हूं इकोनॉमी वाइज वो अच्छा, इकोनॉमी वाइज बातें कुछ हुई हैं, ट्रेड, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, माइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्रिप्टो करेंसी, ये हमने बाहमी इश्तराक को बढ़ाने की गुफ्तगू की है कल भी इस मुलाकात में, जो प्रेस रिलीज में जैसा तस्करा आया है। तो आप कितने होपफुल है? खासतौर पे SIFC इज अ मेजर इनिशिएटिव हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का, और ये जो खासतौर पे माइंस एंड मिनरल की बात हुई है, तो शुड वी बी होपफुल अबाउट इट कि इसमें भी इन्वेस्टमेंट अमेरिका कर सकता है, या वी कैन डेवलप अ ट्रेड टाइज स्ट्रॉन्गर इन द नियर कमिंग डेज? देखिए, अमेरिका की इकोनॉमी इतनी बड़ी है कि अगर वो सिर्फ अपने बिजनेस पार्टनर्स को या जो बिजनेस वहां पे कंपनीज हैं उनको सिर्फ इंकरेजमेंट दे देना, डिस्करेज ना करे कि पाकिस्तान से करें, तो हमारा बहुत ज्यादा इम्प्रूव जंप अप आएगा हमारे ट्रेड में भी, मिनरल्स का भी, SIFC का भी जो आप कह रहे हैं। और आई एम श्योर इनको अमेरिकन प्रेसिडेंट को अवेयरनेस दी गई होगी कि पाकिस्तान कितना फैसिलिटेशन कर रहा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए कर रहा है, ट्रेड और इंडस्ट्री के लिए कर रहा है, और हमारा अपना कितना बड़ा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर है जो बाहर की इन्वेस्टमेंट को अब्जॉर्ब कर सकता है। हमारे यंग जो टेक्नीशियंस, इंजीनियर, साइंटिस्ट हैं, जो IT के लोग हैं,
जो AI के लोग हैं, जो कंप्यूटर साइंसेज के हैं, वो बहुत इंटेलिजेंट है, दुनिया में शायद कम ही किसी के होंगे। तो हमें ये अवेयरनेस पहुंचानी भी चाहिए थी। और अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट किसी स्टेज पे सिर्फ इनकरेज कर दें उन कंपनियों को, तो हमारी बाय डिफॉल्ट बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आ गई। प्रॉब्लम हमारा तब होता है कि जब वो कंपनियां को कहा जाता है कि पाकिस्तान के साथ नहीं करना, ये स्टेबल कंट्री नहीं है, और इंडिया अपने प्रोपेगेंडे में कामयाब हो जाता है। अब क्योंकि फॉर्चुनेटली प्रोपेगेंडा अगेंस्ट इंडिया जा रहा है, हमारे हाथ में जा रहा है, तो हमें इसको कैपिटलाइज भी करना चाहिए, इस सिचुएशन का एडवांटेज भी लेना चाहिए। और एडवांटेज कोई हम नाजायज नहीं लेंगे, हमारा बनता है। और आप सही कह रहे हैं सर, और मेरे ख्याल है प्राइवेट सेक्टर शुड आल्सो कोप अप विद दिस, यानी जब भी हमारी डिमांड एक्सपोर्ट्स वगैरह की आई है तो वी आर एबल टू कम्पीट, क्योंकि हम रीजनली तो कम्पिटिटिव नहीं है, फिर दूसरा हमारी प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन नहीं है। तो एज ए नेशन वी शुड कैपिटलाइज ऑन दिस अपॉर्चुनिटी। आप सही कह रहे हैं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल, हमें एफर्ट करनी भी चाहिए। और शायद बहुत सारी दुनिया को, मैं बाहर जाता रहता हूं तो वो हैरान होते हैं जब हमारे नौजवानों की वो टेक्निकल एक्सपर्टीज देखते हैं, हमारा स्किल लेवल देखते हैं, हमारे टेक्नोलॉजी देखते हैं जहाजों की, और दूसरी कि हमारे कितने जबरदस्त लोग स्किल्ड हैं, यानी वो उनकी इंडस्ट्री को, उनकी एक्सपेक्टेशन को, टेक्नोलॉजी को। आपने अपने जहाजों का देख लें, हम JF-17 थंडर नहीं बना रहे, तो हमारे लोग ही बना रहे हैं ना, आप जैसे नौजवान ही बना रहे हैं। तो हमें ये अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है, इन्वेस्टमेंट खुद ही आ जाएगी, खुद ही आ जाएगी। सर मैं बहुत शुक्रिया करूंगा आपने ज्वाइन किया। एक ब्रेक के बाद आते हैं नाज़रीन, जो कल मुलाकात हुई इसको मजीद तनाजुर में, मजीद जावियों से समझने की कोशिश करेंगे। खासतौर पर ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट, आज ईरान ने सबसे बड़ा हमला अब तक का इजराइल पे किया है। इस हमले में अस्पताल को निशाना बनाए। इजराइल जो काम सालों से करता आ रहा है लेबनान में या गाजा में या दीगर ममालिक में, आज ईरान ने वो किया है। वहां पर इस वक्त काफी इस वक्त चर्चा आलमी सतह पर है। ये जंग एस्केलेट यहां से हो सकती है, कहां जा सकती है, क्या रुख इख्तियार कर सकती है, ये सारे सवाल भी एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब में मुख्तलिफ जावियों से, और ख़ास तौर पे कि जो पाकिस्तान अमरीका के ताल्लुकात का आगे क्या इफेक्ट हो सकता है। कल की मुलाकात, ये जो दो तरफा ताउन है, इसको कहाँ तक ले जा सकती है। स्ट्रेटेजिक शराकतदारी की बात हुई है, माशी ताउन की बात हुई है, माइंस, मिनरल, इकनॉमिक डेवलपमेंट, ट्रेड डेवलपमेंट, क्रिप्टो करेंसी, बहुत सी वसी फील्ड से बात भी हुई है। पाकिस्तान के किरदार को इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से सराहा गया है, और हमारी कायदाना सलाहियतें जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की हैं उनको सराहा गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। खासतौर पे कॉम्प्लेक्स रीजनल सिचुएशन में जिस तरह लीड किया उन्होंने पाकिस्तान के केस को, इसको सराहा गया है। तो इस पर हमारे साथ AVM एजाज महमूद साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। सर, आपको खुशामदीद कहते हैं। सर, ये जो डेवलपमेंट इस मुलाकात के हटके एक और डेवलपमेंट जो J-35 तैयारों की है, इस पर आपका थोड़ा एक्सपर्ट ओपिनियन पहले बताइएगा कि कितनी बड़ी डेवलपमेंट ये है, और क्यों भारत इस पर सीखपा बड़ा है और बड़ा गुस्से में है और बड़ा गम में है जहाज मिलने में पाकिस्तान को चीन की तरफ से। बहुत शुक्रिया जी। देखिए, ये तो भारत का हमेशा से वतीरा रहा है कि अगरचे वो खुद बड़े सगीर में जो है असले की दौड़ जो है, जिसको आर्म रेस कहते हैं टेक्निकली, वो उसको हमेशा वो प्रमोट करता है जी। लेकिन पाकिस्तान जब भी अपने दिफा के लिए जो है कोई इक्विपमेंट ले, तो वो उसके ऊपर वो यही शोर मचाते हैं कि इस खत्ते में बैलेंस ऑफ पावर जो है वो खराब हो जाएगा। और ये कोई नई बात नहीं है। 80 की दहाई में जब हमने F-16 लिए तो उन्होंने उसकी भी बहुत मुखालफत की। उसके बाद 2000 में जब हमने F-16 के नए ब्लॉक 52 हमें उसकी हमारी डील हुई, तो उसके ऊपर भी उनका यही शोर होगा था। लेकिन सर अभी थोड़ा डबल डोज हो गया है। एक तरफ चीन हमें तैयारे दे रहा है, दूसरी तरफ अमेरिकी सदर हमें लंच दे रहे हैं, वो भी 2 घंटे हो गए, 1 घंटे के बजाय। उसमें अहम ताउन, मुश्तरका ताउन की बात हो रही है। पाकिस्तान के किरदार को सराहा जा रहा है। वो तो हमें दहशतगर्द रियासत डिक्लेयर करना चाहते थे, इधर हमारी इंसदाद दहशतगर्दी की जो एफर्ट्स हैं उसको सराहा जा रहा है। तो दोनों तरफ से इस वक्त उनको डोज मिल रहा है अगर देखा जाए। हाँ जी, उनका कोई जो है ना, उनका कोई बुरा वक्त चल रहा है मेरे ख्याल में। वो जो जहाजों के नीचे नारियल और नींबू पानी और वो पता नहीं क्या कुछ करते हैं जी, तो वो जो उनकी कुंडलियां मिलाने वाले हैं ना जी, वो मेरे ख्याल कोई सही कुंडली मिला नहीं पा रहे अभी तक। तो बुरा वक्त चल रहा है उन बेचारों का। तो जो है, इसलिए आप देखें कि
अच्छा, हमारा पहले- ये जो हमारा पहले वक्त है उनका अभी, इसमें कितना चैलेंजिंग टाइम्स आगे आ सकते हैं इस मुलाकात के बाद, खासतौर पे ईरान और इजराइल के तनाजुर में बात कर रहा हूँ। हमें कहीं हमारे लिए कोई मुश्किल फैसले तो नहीं आइंदा कुछ दिनों में कि हमें क्या क्या रुख इख्तियार करना है या क्या स्ट्रैटेजी या पॉलिसी रखनी है? नहीं जी, मेरे ख्याल में जो है फील्ड मार्शल आसिम साहब जो है, उन्होंने पाकिस्तानी मौक़िफ़ और पाकिस्तान का जो एक पॉलिसी स्टैंड है उसको उन्होंने वहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से, ना सिर्फ ये कि जहाँ भी उनका कम्युनिटी से इंटरेक्शन हुआ, बल्कि इस मीटिंग के हवाले से यही लगता है कि वहाँ भी उन्होंने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को उसी तरह उसका इयादा किया जो कि हमारा प्रिंसिपल स्टार्ट है, हमारा असूली मौक़िफ़ है। और जो है इसमें हमें जो है इस चीज़ को बर्मला कहने में कोई हर्ज नहीं है कि हम ईरान के साथ हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जंग आगे ना बढ़े, क्योंकि जंग इस खित्ते के लिए बिलखुसूस और दुनिया के लिए नहीं। लेकिन अगर ये मैसेज हमने कल दिया है तो जंग तो आज आगे बढ़ी है। आपने देखा है कि एस्केलेशन बढ़ने की बातें हो रही हैं। आज ईरान ने जो अटैक किया है वो कहा जा रहा है अब तक का सबसे बड़ा हमला हुआ है और इसके बाद ज्यादा एस्केलेशन बढ़ सकती है, जो कशीदा हालात नजर आ रहे हैं। देखिए, जब तक वो दोनों फरीक रजामंद ना हो, जो कि अमेरिका की कोशिश है कि वो किस तरह उन दोनों को एक ग्रे जो है ना ग्रे सेविंग कोई उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाए, जो एक एग्जिट विंडो हो जिसमें दोनों मुल्क जो है उनकी फेस सेविंग हो और ये जंग आगे ना बढ़े। फिलहाल तो ऐसे ही लग रहा है, लेकिन ये इतनी डायनामिक सिचुएशन है और इजराइल का इतना इसमें नुकसान हुआ है जो कि कभी भी वो उसकी तवक्को नहीं करते थे ईरान से, तो वो भी उसके साथ रिकंसाइल करने को तैयार नहीं है। और जो उनकी डिमांड है वो जाहिर है वो किसी तरह भी ईरान को कबूल नहीं है। लेकिन ईरान ने कभी भी मुज़ाकरात की जो है पेशकश या ऑप्शन को रूल आउट नहीं किया। वो कहते हैं कि बराबरी की सतह पे बातचीत होनी चाहिए और उसके बाद वैसे तो सर शामिल है अमेरिका इस जंग में, लेकिन फिर ऑफिशियली आपको लगता है कि आज जो अस्पताल वगैरह पे अटैक हुआ तो वहां बड़ा इजराइल में ये आवाज है कि अब अमेरिका को दे शुड जॉइन दिस वॉर, यानी अभी तक तो कहा था कि वी शुड हिट और नॉट हिट, तो अब बड़ा मुश्किल है आपको लगता है कि अमेरिका का रिस्ट्रेन होना? वैसे तो वो शामिल है लेकिन ऑफिशियली इजराइल के साथ वो आ जाए इस जंग में, ऐसा लगता है आपको? देखिए, इजराइल के साथ अमेरिका तो खड़ा है जी, अमेरिकन सपोर्ट, अमेरिकन इक्विपमेंट, अमेरिका उसके बगैर मुमकिन नहीं है जी, बिल्कुल उसके बगैर इजराइल नहीं, कोई ऐसी थ्रेट नहीं है। लेकिन अब इजराइल की कोशिश ये है कि किसी तरह अमेरिका को एम्ब्रॉयल किया जाए इस जंग में, और उसके लिए या तो यही ऑप्शन है जो आप बता रहे हैं कि सिविलियन टारगेट्स को हिट करना, और दूसरी ऑप्शन ये है कि ईरान किसी तरह जो अबराए हुर्मुज है उसको बंद कर दे, तो वो फिर एक जवाब बन जाएगा अमेरिका के इस जंग में डायरेक्टली कूदने का। और वो जंग में आने का मकसद जो है वो यही है कि अमेरिका के पास जो एक कैपेबिलिटी इजराइल से ज्यादा है कि वो अपनी एयर पावर में वो ऐसे उनके पास बॉम्ब्स हैं जो डीप पेनिट्रेशन बॉम्ब्स और जिनको बंकर बस्टर्स कहते हैं या और भी मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है, 30,000 पाउंडर वो उनका चार्ज होता है, तो वो B-2 बॉम्बर से वो स्ट्राइक कर सकते हैं। लेकिन अमेरिका अभी तक रिलक्टेंट है। कल भी जो बयान दिया है प्रेस के लोगों से बात करते हुए प्रेसिडेंट ट्रंप ने, उन्होंने बड़ा मुबहम सा जवाब दिया है। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि वी मे हिट और वी मे नॉट हिट ओनली आई नो व्हाट विल हैपन, मतलब वो इस तरह उन्होंने बात मुबहम सा जवाब दिया उन्होंने। जी बिल्कुल जी। तो कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं है कोई, लेकिन अब आज के हमले के बाद तो कोई वाज़ेह साइड लेनी पड़ेगी उनको। नहीं, देखिए ये कोई जरूरी नहीं है। इससे पहले जब इजराइल गाजा में इससे ज्यादा अस्पतालों को हिट करता रहा, मासूम बच्चों को, मरीजों को, औरतों को हिट करता रहा, तो उस वक्त तो कोई किसी ने इस चीज का नोटिस नहीं लिया। तो आज ऐसा क्या हो गया? ये कोई मुख्तलिफ नस्ल के इंसान थोड़ी है, ये भी तो उसी तरह के इंसान है ना, जिनको
ये शील्ड बना के या जिनका ये नाम लेके ये प्रोपेगेंडा करते हैं, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। अगर उस वक्त दुनिया का ज़मीर नहीं जागा तो अब ऐसी कौन सी अनहोनी बात होगी कि जिसके ऊपर अमेरिका या मगरबी ममालिक जो है वो ईरान पे चढ़ जाए। ठीक है, और हमारे लिए यानी जो यहाँ से मैसेज है वो यही है कि हम जो हमारी पॉलिसी रही है उसी पॉलिसी पे कारबंद रहें। देखिए, हमारे लिए हमें सबसे पहले पाकिस्तान का इंटरेस्ट देखना है। एग्जैक्टली। बिल्कुल, इसके बारे में तो कोई दो राय नहीं है। हम अपने सब हमसाया ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। ईरान हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है, उसका एक असूली मौक़िफ़ है। फलस्तीन के ऊपर पाकिस्तान का एक असूली मौक़िफ़ है, वो हज़रत कायद आज़म के फरमान से वो चीज़ जो है वो आज तक हमारी पॉलिसी में दो टोक है, उसको कभी किसी हुकूमत ने। ठीक है, तो हमें इसी पॉलिसी पे रहना हो। मैं सर बहुत शुक्रिया करूंगा आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया, एजाज महमूद साहब के आपने वक्त दिया, बात की इस अहम तरीन मुलाकात पर, इस मुलाकात के नताइज, इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हो सकती हैं आने वाले कल में, दूररस नताइज क्या हो सकते हैं, एग्जैक्टली शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म इम्प्लीकेशंस क्या हो सकती हैं पाकिस्तान भारत के तनाजुर में, और इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट के तनाजुर में भी इस मुलाकात की कितनी अहमियत है, इस पर गुफ्तगू हुई। फीडबैक दे सकते हैं फेसबुक, ईमेल और एक्स पर। देखते रहिएगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।